हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस क्रेजी स्टडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साइड से लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन आंसर टेस्ट को लगाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के लास्ट में वही क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब आपका संविधान के भाग 5, जिसमें क्या आता है आपका संघ की कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। तो जो किस अनुच्छेद में आता है, वो आता है अनुच्छेद आपका 52 से 151। ठीक है फ्रेंड्स, संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं संघ की कार्यपालिका में आता है आपका, वो आता है आपका राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 62 में इसका वर्णन किया गया। किसका? राष्ट्रपति का मतलब प्रेसिडेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट की, वो है आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आपका अनुच्छेद 52 में बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसी में आपका हमारे देश का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समान कार्य करता है, पर ब्रिटेन में वंशानुगत क्रम चलता है। ये आपको याद रखना है, ब्रिटेन में कैसा क्रम है? वंशानुगत क्रम चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इसी में इसकी योग्यताओं की बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होती है? पहला है आपका इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, राष्ट्रपति के पद पर जाने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए वो व्यक्ति। सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इसमें फोर्थ पॉइंट है, वो है आपका वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं अब आपका नेक्स्ट आता है, वो है आपका पॉइंट अनुच्छेद 54, जो कि क्या बताता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है इसी में 55 आर्टिकल है, वो आपका बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब उसमें प्रोसेसिंग क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो फ्रेंड्स, अब हम राष्ट्रपति को किस तरीके से चुना जाता है, किस तरीके से निर्वाचन होता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या बनाती है? संसद। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस आपका आता है राज्यों के एमएलए। अब किन किन राज्यों के एमएलए होते हैं? सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? मिलकर आपस में क्या करते हैं? वोट डालते हैं। भाई, इन्होंने वोट डाला, अब जैसे ये वोट डालते हैं तो अभी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के एमएलए जो वोट डालते हैं तभी राष्ट्रपति को करते हैं? चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को जो चुना जाता है वो किस तरीके से चुना जाता है, किस तरीके से चुना जाता है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के एमएलए, तो सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य, 2 केंद्र शासित दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य मिलकर वोट डालते हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में एक पॉइंट है, वो है आपका राष्ट्रपति का चुनाव। 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस पद्धति के आधार पर होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति मतलब एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, के अनुसार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति में क्या क्या शक्तियां होता है, वह किन किन नियुक्तियां कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पीएम मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको याद रखना है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वित्त आयोग के सदस्य, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति।
अब बात करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति। मतलब गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, वो भी किसके द्वारा होती है, महान्यायवादी की नियुक्ति वो होती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको उसको याद रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का वेतन, जो कि पहले था 1.5 लाख रुपए और अब कितना है, 5 लाख रुपए। मतलब राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो कितनी है, 5 लाख रुपए। बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। किसका, सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ। और सपोज डेट आपने मान लिया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ मतलब उसे चुना गया, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश वो अपने पद पर नहीं है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उसमें सबसे वरिष्ठतम नागरिक होगा वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स आपका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आता है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो है आपके अनुच्छेद 61, मतलब आर्टिकल 61 के अंडर में आता है, ये आपको याद रखना है। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेसिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे महाभियोग मतलब किस तरीके से राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, बात करते हैं हम संसद की। संसद किससे बनती है, लोकसभा और राज्यसभा से। अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेसिंग है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा से हो। अब मान लो आपने लोकसभा से शुरू कर दी, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेसिंग है वो लोकसभा से शुरू होती है। तो मान लो लोकसभा से शुरू हुई, तो लोकसभा से शुरू हुई, पहला स्टेप क्या है आपका, लोकसभा के 1/4 सदस्य लिखित में नोटिस देंगे, किसको, राष्ट्रपति को। अब जैसे इन्होंने नोटिस दिया तो 14 दिन बाद क्या होगा, 14 दिन बाद आपका क्या होता है, दूसरे स्टेप में लोकसभा में ही 2/3 सदस्य मतलब 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जो आपने मतलब प्रस्ताव रखा है महाभियोग का, वो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब लोकसभा से पारित होता है, उसके बाद क्या होता है, यही प्रोसेसिंग स्टेप जो 3 में होती है वही राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए महाभियोग का प्रस्ताव जो आपने रखा है। तो आपको याद रखना है कैसे क्या होता है, संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो मान लो आपने लोकसभा से शुरू करी, पहला स्टेप क्या बनता है कि जो लोकसभा के सदस्य, जो लोकसभा के 1/4 सदस्य लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। उसके बाद 14 दिन बाद क्या होता है, 14 दिन बाद होता है कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए लोकसभा में। उसके बाद ही राज्यसभा में 2/3 से बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है, वो है आपका चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु जो महाभियोग लगता है उसमें सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मतलब चुनाव में तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लिए, मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं सदस्य उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। पर महाभियोग के टाइम पर क्या हुआ कि सभी सदस्य मतलब लोकसभा में जो 545 सदस्य हैं सभी ने भाग लिया। ठीक है, और महाभियोग के टाइम पर जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, वो है आपके राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन, तीसरा आपका वित्तीय शासन। तो अब इसके अनुच्छेद की बात करते हैं, ये किस किस अनुच्छेद में आता है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका आता है अनुच्छेद 352। उसके बाद आप 3 अनुच्छेद का गैप करने के बाद आता है आपका अनुच्छेद 356। उसके बाद फिर 3 अनुच्छेद का गैप करने के बाद आता है आपका अनुच्छेद 360। तो आपको ये देखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 में आता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन आपका 356 में आता है, वित्तीय शासन आपका 360 में आता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन जी किस कंडीशन पर लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको, युद्ध के टाइम पर, दूसरा है आपका बाहरी आक्रमण के टाइम पर, और सशस्त्र विद्रोह के टाइम पर राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब युद्ध के टाइम पर कब लगाया गया था, एक तो लगाया गया था फ्रेंड्स आपका जो आता है भारत चीन युद्ध। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है भारत चीन युद्ध हुआ था जो कि 1962 में हुआ था, तब लगाया गया था एक राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपका आता है भारत पाक युद्ध,
जो कि आपका 1971 में हुआ था, आपको इसको याद रखना है। भारत चीन कब हुआ था? 1962। भारत पाक युद्ध मतलब पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1971। और बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आंतरिक अशांति के आधार पर, जो कि 1975 में लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसी में आता है आपका नेक्स्ट क्या आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको इनको याद रखना है। राष्ट्रपति जो होता है संसद के दोनों सदनों में सदस्य मनोनीत करता है। अब लोकसभा और राज्यसभा, मैंने इससे क्या बोला, संसद बनती है। तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका वो है आपका देश की तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है, अपने पद से हटना चाहता है, तो अपना त्यागपत्र कैसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, मतलब मृत्यु दंड माफ कर सकता है किसी भी व्यक्ति का। तो बात करते हैं इसमें नोट पॉइंट की। तो एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा क्षमादान मतलब मृत्यु दंड माफ किया है। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसी में नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स आपका वो है आपका राष्ट्रपति वीटो शक्ति। तो कौन कौन सी होती है? एक निरपेक्ष वीटो होती है, निलंबनकारी वीटो शक्ति होती है, और एक जेवी जिसे जेवी वीटो होती है उसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर कितना बनता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपका है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो किसमें होती है? संसद में, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में, या राष्ट्रपति में, या उच्चतम न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु मतलब कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए, पूरी कर चुका होना चाहिए वो व्यक्ति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में किस के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के अपनाई जाती है ये प्रणाली, जो पद्धति है ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो किसे किया जा सकता है? वो किया जाता है आपका उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 7, वो है आपका संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग मतलब महाभियोग कार्रवाई किसने शुरू की जाती है, किससे शुरू की जाती है? तो मतलब जो सदन के किस संसद के किस सदन से शुरू की जा सकती है? तो इसका आप सभी लोग आंसर जानते हो, सदन के किसी भी जो संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है महाभियोग की प्रोसेसिंग। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया जो महाभियोग की प्रोसेसिंग है वो किसी भी संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मतलब अनुच्छेद 60 के अनुसार आर्टिकल 60 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या है, भारत जो न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
9 क्वेश्चन नंबर है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मतलब अमेरिका से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा, मतलब किसे संबोधित करेगा? तो उसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मतलब उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मतलब नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जो कि 2 बार रहे थे राष्ट्रपति के पद पर अपने। तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है, जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं अपने उसके पद पर, राष्ट्रपति के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो वो किस समुदाय से होने चाहिए? एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब 61 के अनुसार अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया में चलाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 15, मतलब क्वेश्चन नंबर 15, वो है आपका, राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, मतलब पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? तो वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब एकमात्र मामले में किया है, कौन सा मामला है? तो वो है आपका भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्या है? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इसी में पॉकेट वीटो मतलब जेबी वीटो का प्रयोग किया गया इस मामले में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपना स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी नॉलेज मिल सके अच्छी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं और मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।